ऑल राइट गाइज, तो अभी जो एलजीपी में पार्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें बड़ा एक अच्छा डिस्कशन एस वाई कुरैशी साहब का है, जो कि हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे पार्टी का सिंबल डिसाइड होता है। अभी जो इस तरह का कोर्स उसमें क्या किया जाएगा, मतलब किस तरह से इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेती है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा गौर से कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि ये इस तरह का केस है कि पार्टी में टूट हो गई, तो पार्टी में टूट हो गई तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन खुद से बुलाएगा, पूछेगा कि भाई आपके पार्टी में टूट हो गया, अब आप लोग क्या करने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन विल नॉट टेक सुओ मोटो डिसीजन। ठीक है, सुओ मोटो इस केस को नहीं लेगी जब तक कि कोई पार्टी वहाँ उनको अप्रोच नहीं करेगा कि एलजेपी या कोई भी पार्टी जो टूटती है, जिसमें स्प्लिट होता है, तो उसके जो कंटेंडर हैं वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास कि भाई ये पार्टी मेरी है, हम इसको बिलोंग करते हैं, और जो मेरा फैक्शन है, जो हम लोग का फैक्शन है, दैट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल पार्टी। इस केस में जैसे कि चिराग पासवान का कहना है कि एलजेपी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके अंकल पशुपतिनाथ पारस का कहना है कि नहीं, एलजेपी जो ओरिजिनल है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनके पास 5 एमपी है, जबकि चिराग की तरफ सिर्फ 1 एमपी है। लेकिन ये इस तरह से सिर्फ डिसाइड नहीं होता। डिसाइड कैसे किया जाता है? डिसाइड ऐसे किया जाता है कि एक तो कि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है इसका। क्वासी जुडिशियल मतलब कि सेमी जुडिशियल नेचर का प्रोसेस है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा एक तरह से वो लीगल डिसीजन होता है, इसलिए वो बाइंडिंग भी होता है। ठीक है, किसके तहत डिसाइड करेंगे? तो सेक्शन 15 ऑफ इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। ठीक है, ऑप्शन में ये दिया जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968, इसको सिर्फ याद रखिएगा। इसी तरह से जब जे ललिता का डेथ हुआ था, तो साउथ में मतलब वो जो एआईएडीएम के पार्टी है, उसमें भी जो 2 फैक्शन बने थे, एक जो पनीर सेल्वम थे और दूसरा जो शशिकला का फैक्शन था, तो वो भी उस समय भी इसी इलेक्शन सिंबल ऑर्डर का इस्तेमाल किया गया था, इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968। ठीक है, इसके तहत सारा प्रोसीडिंग होगा। उनको बोला जाएगा कि आप एविडेंस प्रोड्यूस कीजिए कि ये पार्टी आपको बिलोंग करती है। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है, जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग होने का मतलब कि दोबारा आप इलेक्शन कमीशन में पिटीशन नहीं डाल सकते हैं। अब आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप हायर जुडिशियल यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसको अप्रोच कीजिए। ठीक है, कैसे डिसाइड किया जाता है? टेस्ट ऑफ मेजोरिटी। टेस्ट ऑफ मेजोरिटी क्या है? टेस्ट ऑफ मेजोरिटी की जब पहले भी इस तरह से स्प्लिट हुआ था, तो बहुत जब काफ़ी बार स्प्लिट हुआ है, जो मतलब फेमस केसेस है कि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था, उसके बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टी में उसके पहले स्प्लिट हुआ था। तो शुरुआत में क्या है कि इलेक्शन कमीशन के पास इस तरह का प्रोसेस नहीं था, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर नहीं था। तो कैसे किया जाता था? तो जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 है, उसी के तहत वो अपना विजडम का इस्तेमाल करके पार्टी को अलॉट करते थे कि कौन इसको बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन जब समस्या मतलब उसके बाद समझ में आया कि नहीं, इसके लिए तो एक भाई सब्जेक्टिव रूल और सब्जेक्टिव लॉ लेके आना होगा, तब इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 आया। ठीक है, जिसके तहत कि अब गवर्न किया जाता है कि एक फैक्शन को पार्टी दे दिया जाता है कि पार्टी बिलोंग्स टू यू, और दूसरे फैक्शन को बोला जाता है कि आप अपने आप को रजिस्टर कर लो, और आपको नेशनल या स्टेट पार्टी का स्टेटस तब मिलेगा जब आगामी मतलब जो आने वाला चुनाव है, चाहे स्टेट का या फिर सेंट्रल इलेक्शन का, उसमें जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा, जो वोटिंग परसेंटेज रहेगा, उसके हिसाब से, और नंबर ऑफ सीट रहेगा उसके हिसाब से आपको स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी। टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी जो है, इस केस को भी याद रख सकते हैं आप, सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1972 केस। इसी में टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दिया था, यानी कि इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 भी वैलिड है। ठीक है, तो इसी से इसको अभी जज किया जाता है कि भाई कैसे डिसाइड होगा कि पार्टी किसको बिलोंग करती है। ठीक है, तो 2 चीजें हैं, एक तो कि ऑफिस बियरर, जो पार्टी का अपना जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो ऑफिस बियरर है उसमें मेजोरिटी किसको सपोर्ट कर रही है, उसके बाद एमपी एमएलएज और एमएलसी जो है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से मेजोरिटी को डिसाइड किया जाता है। तो दिस इज एज सिंपल एज दिस। ठीक है, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 जो है वो उसके तहत डिसाइड किया जाता है, टेस्ट ऑफ मेजोरिटी से डिसाइड किया जाता है। इलेक्शन कमीशन सुओ मोटो इसको नहीं लेती है, कोई अप्रोच करे उनको, फिर एविडेंस होता है, उसके बाद फिर पूरा क्वासी जुडिशियल प्रोसेस शुरू होता है, बाइंडिंग डिसीजन होता है इलेक्शन कमीशन का। इससे रिलेटेड क्या पहले इस तरह का हुआ है? बिल्कुल हुआ, पार्टियां टूटते फूटते रहती हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है। सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस 1972, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू कैन रिमेंबर तो इसको याद कर लीजिए। बाकी पहले क्या था ये पूछा जा सकता है कि क्या शुरुआत से था? तो शुरुआत से नहीं था। उसका एग्जांपल हमें यहाँ पे 2 मिल गया है कि एक तो कि कांग्रेस में जब टूट हुआ था, और कांग्रेस के पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का टूट हुआ था, तो कम्युनिस्ट पार्टी में एक फैक्शन को मिल गया था 1964 में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई इलेक्शन जो सिंबल ऑर्डर है, ये देखिए
इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर जो है वो 1968 में आया है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का 1964 में स्प्लिट हुआ था, तो जब 1964 में स्प्लिट हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसके बाद ही इलेक्शन सिंबल ऑर्डर आया था, और उसी के तहत जब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था तो डिसीजन लिया गया था। तो इस तरह की चीज पहले भी हो चुका है, लेकिन ये अगर पूछा जाए कि इलेक्शन सिंबल ऑर्डर जो है वो शुरुआत से काम कर रहा है, तो नहीं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 इसको ऑब्जर्व करता था, मतलब इस तरह के कंडीशंस को। उसके बाद इलेक्शन सिंबल ऑर्डर्स 1961 लाया गया। लॉ प्रोग्रेसिव होता है, लॉ अपने आप को इवॉल्व करते रहता है, इंस्टीट्यूशंस भी इवॉल्व होते हैं, तो समय के नीड के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, लॉज में चेंजेज होते हैं, नए रूल्स आते हैं, नए ऑर्डर्स आते हैं, तो वही चीजें हैं। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। प्रीलिम्स बूस्टर में बाकी जो है उसको भी आप देख सकते हैं, इलेक्शन पिटीशन पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे उसमें अभी अराउंड 50 वीडियोज हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एंड आवर टारगेट इज दैट कि बिफोर प्रीलिम्स हमारे पास 250-300 ऐसे टॉपिक हों जिसमें से कि मतलब उसका या तो डायरेक्टली उससे कुछ सवाल आ जाए, नहीं तो उसका इस्तेमाल करके हम सवालों को बना सकें। तो जो हमारा गैप होता है कि हम 80 नंबर तक तो पहुंच जाते हैं, 80 से 100 तक पहुंचने में जो 10 क्वेश्चन का बैरियर है उसको किस तरह से डील किया जाए, तो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा टाइम न देके मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेना है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।